जैसे हम कहते हैं ना बीमारियों को क्योर करते हैं, तो बीमारियों को क्योर करना क्या है, चलो इस क्योर शब्द को ले लेते हैं। एक बीमारी के साथ पूरा शरीर विज्ञान, पूरा औषध विज्ञान, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बहुत कुछ पढ़ाते हैं आपको। RA फैक्टर नेगेटिव आ जाता है, यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाता है, ESO पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाता है, ESR नॉर्मल आ जाता है। ये एक साथ ही बढ़ते हैं, ये ESR भी एक साथ बढ़ता है, RA फैक्टर भी बढ़ता है, यूरिक एसिड भी बढ़ता है। किसी किसी को यूरिक एसिड नॉर्मल होता है एकदम, और RA फैक्टर 500 तक पहुंच जाता है। और आपको इस स्थिति में हाथ टेढ़े मेढ़े तक हो जाते हैं, उनको प्राणायाम कराना अत्यंत आवश्यक है। आधा घंटा से लेकर के, जब हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो 1 घंटा कराते हैं, और 6 महीने से लेकर के, मैं कहता हूँ ना प्राणायाम का और औषधियों का लाभ, एक दिन में तो लाभ शुरू हो जाता है, 3 दिन में सामान्य। 9 महीने, जब किसी को बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस होता है, आप बोले देखो जो आपको करीब 9 महीने आपको औषधि करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि 9 महीने में पूरे शरीर का ढांचा तैयार होता है। जब उसके पूरे शरीर में अर्थराइटिस घुस गया है, एक एक सेल में, अर्थराइटिस में क्या होता है ये तो बताइए लक्षण, ये कारण क्या होता है, ये तो लक्षण है ना, RA फैक्टर बढ़ गया, ये ESO बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, ESR आदि बढ़ गया। ये बढ़ते क्यों हैं? ऑस्टोब्लास्ट सेल्स, ऑस्टोब्लास्ट सेल्स उसको बोलते हैं जो नए सेल्स बनाते हैं। पुराने हड्डियों के सेल्स को बोलते हैं ऑस्टोक्लास्ट सेल्स। ऑस्टोब्लास्ट ऑस्टोक्लास्ट सेल्स का इम्बैलेंस होने से हड्डियों का मेटाबॉलिज्म बॉडी में हर लेवल पर चल रहा है, एक एक सेल से लेकर के पूरे सिस्टम में, ब्रेन में भी, हार्ट में भी, लीवर में भी, किडनी में भी, ब्लड में भी, बोन्स में भी, स्किन में भी का भी मेटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म स्किन में भी, मेटाबॉलिज्म बॉडी में भी। अब कहते हैं ना मोटापा बढ़ गया, मेटाबॉलिज्म इसका बॉडी का वीक पड़ गया। तो जो शरीर में खा रहे हैं जितना आवश्यक है उतना शरीर में जो है फैट आदि रहना चाहिए, बाकी सब निकल जाना चाहिए। तो बॉडी एक्सेस रूप में फैट को जो है डिपॉजिट करने लगती है, तो कहते हैं मेटाबॉलिज्म इसका वीक हो गया है, पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म। जैसे आपके जो स्किन जो है गड़बड़ होने लगती है, जब जल्दी जल्दी चमड़ी उधड़ने लगे तो क्या है, उसको बोलते हैं सोराइसिस हो गया। तो ये स्किन का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया। तो बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, 10% हमारे हड्डियों की कोशिकाएं पुरानी खत्म होती रहती हैं, नई बनती रहती हैं। करीब 3 से 6 महीने के अंदर चमड़ी पुरानी उधड़ जाती है, नई आ जाती है। इतनी धीरे स्लो प्रोसेस से आती है, इसलिए मैं कहता हूँ रगड़ रगड़ के ना हो। तो ये स्क्रब लगाने की ज़रूरत क्या है? पुराने जो स्किन सेल हैं जब रगड़ करके नहाते हैं तो अपने आप निकल जाते हैं, नए आते रहते हैं। कहते हैं ना सांप केंचुली छोड़ता है, अरे सांप केंचुली नहीं, आदमी भी अपनी केंचुली छोड़ता है। ये तो सांप को तो हमने वो तो एक साथ छोड़ता है, उसको कोई स्नान आदि थोड़ी कराता है, तो वो तो अपना एक साथ छोड़ देता है, और उसके नीचे नहीं आ जाती है तो ऊपर वाली चमड़ी हट जाती है उसकी। हम भी केंचुली छोड़ते रहते हैं, कुछ ज़्यादा केंचुली छोड़ने लगे तो फिर सोराइसिस हो जाता है। ज़्यादा केंचुली छोड़ने लग गए, चमड़ी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया, तो क्या हो गया? सोराइसिस। अब उसको ठीक कैसे करना? मैंने बोला था सारी बीमारियां कहाँ से होती है? पेट से, लीवर से, सारे स्किन डिजीज। और सारे स्किन डिजीज ही नहीं, सारी हड्डियों की बीमारी किससे होती है? लीवर से। अब कहते हैं इसमें किसकी कमी आ गई? कैल्शियम की कमी आ गई, प्रोटीन्स की कमी आ गई। दर्द 2 जगह होता है, एक तो मसल्स में पेन होता है। मसल्स में पेन तब होता है जब आपके जो है प्रोटीन्स पूरे बॉडी को नहीं मिलते। हड्डियों में कब होता है? जब ऑस्टोब्लास्ट ऑस्टोक्लास्ट बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन गड़बड़ हो जाता है। 10% मैंने कहा बोन मास हमेशा। हाँ, मैंने आपके पुराने मसल्स, पुराने आपके जो है स्किन सेल्स, ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होते। कुछ सेल्स जैसे ब्रेन सेल्स परिवर्तित होते रहेंगे तो आदमी की मेमोरी गड़बड़ हो जाएगी।
तो ब्रेन सेल वो नहीं होते, चेंज नहीं होते। हड्डी के जो ऊपर वाले सेल है ना, ये चेंज नहीं होते, वो तो रहते ही हैं। अंदर के जो है ना वो चेंज होते रहते हैं। बोन, अंदर का बोन मास, बोन मेरो, ये चेंज होता रहता है। और इतना जल्दी होता है कि मैंने कहा 10% तो रोज चेंज होता है, हर रोज इतना फास्ट चेंज होता है। इसलिए थोड़े थोड़े कैल्शियम की रोज जरूरत करते हैं। 1.5 ग्राम कैल्शियम रोज मिलना चाहिए, इतना आयरन रोज मिलना चाहिए। तो अब सबसे ज़्यादा फास्ट क्या चीज़ चेंज होती है बॉडी के अंदर? वाइट ब्लड सेल, WBC। ये शरीर की फौज है। जैसे फौज हमारी हमेशा बुढ़ी रहती है कि जवान, फौज जवान ही रहेगी, बुढ़े कहाँ लड़ेंगे सीमाओं के ऊपर। तो हमारी शरीर की फौज क्या है? जवान रहनी चाहिए। और वो क्या है? वाइट ब्लड सेल, WBC। वो कितनी देर में चेंज हो जाते हैं? 24 घंटे में। 24 घंटे में चेंज हो जाते हैं। अब इसको बोलते हैं, देखो, जो हमारी जानकारी के बिना जो काम शरीर में ना हो उसको बोलते हैं वॉलेंट्री सिस्टम, और जो हमारी जानकारी के बिना शरीर में काम हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमिक। ऑटोमेटिक हो रहा है सब, ऑटोनॉमिक सिस्टम है, अपने आप चेंज हो रहे हैं। वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स आदमी के बस में हो तो आदमी तो इतना बावड़ा है, अरे बोलो मत हो। भाई तेरे कारण से यदि शरीर चले तो आदमी पता नहीं क्या उथल पुथल करवा दिया अपने अंदर ही। तो भगवान ने कुछ सिस्टम एकदम ऑटोमेटिक कर रखा है। तो 99% शरीर में चीज़ें ऑटोमेटिक चल रही हैं। हमारा ब्रेन, हमारी आइज़, हमारी नाक से सूंघना, कान से सुनना, आँख से देखना, दिमाग से सोचना, फिर हार्ट का इनर फंक्शन, लिवर किडनी का अंदर का फंक्शन, फिर चमड़ी का, हड्डियों का। खैर, तो मैं आपसे बात कर रहा था, ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म, खास करके अर्थराइटिस में जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, ये कंट्रोल होता है प्राणायाम से, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म। और वही वो लीवर से। अब कोई कहे, अब जैसे आपको गांव की कोई बुढ़ी आ जाए, बेटा आपको बोले कि बेटे मेरे गोडों में दर्द है, मेरी दवाई दे दे, तो आप उसको दवाई तो दे दोगे कि ठीक है माता जी, ये चंद्र प्रभावटी लेकर के जाओ, ये योगराज गुगुल लेकर के जाओ, और ये वातारी चूर्ण ले जाओ। ज़्यादा ही पुराना दर्द है तो आप उसको कहेंगे हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, कार्टिलेज घिस गए, तो आप उसको जो है महावात विध्वंसन रस 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, और मुक्ता शुक्ति भस्म भी 10 ग्राम दे दो। मुक्ता शुक्ति, शंख, कपर्दक, ये सब जो है हड्डियों को मजबूत करते हैं। वैसे भी ये हड्डियाँ ही तो होती हैं। शंख किसकी हड्डी है? एक जीव है, वो मर गया तो शंख बन गया। कोड़ी क्या है? वो एक जीव है, मर गया, उसकी हड्डी है। मुक्ता शुक्ति क्या है? सीप है, उसके ऊपर की हड्डी है, अंदर से सीप उसकी मर गई तो उसका बन गया। तो मुक्ता शुक्ति, शंख, कपर्दक, ये हड्डियों के, इनमें फास्फोरस पूरा होता है, फास्फोरस इसमें पूरा होता है, तो हड्डियों की कमी को पूर्ति करते हैं। तो फिर जो कार्टिलेज घिसते हैं उसमें दो चीज़, एक तो कैल्शियम की कमी होती है, दूसरा प्रोटीन। तो प्रोटीन किससे में? ज़्यादा भी प्रोटीन, हाँ, ज़्यादा प्रोटीन देने से भी फिर दर्द बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो इसलिए प्रोटीन, बैलेंस प्रोटीन, बैलेंस, ये तो उसको आपने दे दिया कि माता जी ये चंद्र प्रभावटी ले लेना, योगराज गुगुल ले लेना, और शिलाजीत दे दो। शिलाजीत और हल्दी, ये हड्डियों रोगों के, इसमें एक तो नेचुरल स्टीरॉइड होता है शिलाजीत में और हल्दी में। शिलाजीत, हल्दी और गुगुल, ये हमने पहली बार करीब 20 साल पहले टेस्ट किया। एक आदमी ने मेरे से बोला, बाबा जी आपकी औषधियों में तो स्टीरॉइड है। मैं एकदम चौंका, भाई हमने तो स्टीरॉइड की शक्ल ही नहीं देखी। पतंजलि की औषधि, दिव्य फार्मेसी की औषधियों में, पतंजलि की औषधियों में कुछ अपनी चीज़ें ऐसी हैं जो पतंजलि में बनाते हैं, ज़्यादातर औषधि अपनी दिव्य फार्मेसी में बनती हैं। तो अहमदाबाद में एक बहुत पुरानी लैब है, काफ़ी पुरानी होगी है, शायद 50-60 साल पुरानी है, उससे भी ज़्यादा है, गीता लैबोरेटरीज़ है। तो मैं खुद उस लैब में गया, मैंने कहा भाई मेरे आंखों के सामने देखो। तो मैंने अपने आंखों के सामने देखा, गूगल टेस्ट करें तो उसमें स्टीरॉइड, महावात विध्वंसन टेस्ट करें तो उसमें स्टीरॉइड, चंद्र प्रभावटी करे तो उसमें स्टीरॉइड, शिलाजीत करे तो उसमें स्टीरॉइड, फिर मैं अपने साथ में लहसुन लेके गया था, उसमें स्टीरॉइड। अरे मैंने कहा भैया तो नेचुरल मामला है। तब मैंने पहली बार कहना शुरू किया था, उससे पहले किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था, लोग आयुर्वेद को बदनाम करते रहते थे। तो मैंने पहली बार तब कहना शुरू किया था
कि हल्दी, लहसुन और इसमें जो भी हमारे जो है पारद योग हैं, माने जो भी जो है पारद और ये जो है अपनी गंधक, पारद और गंधक के योग से कज्जली से जो भी बनी हुई औषधि होगी उसमें स्टीराइड होगा। ये आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। चलो ये एक नया विषय आ गया। जो भी कज्जली से बना हुआ होगा, जिसमें शिलाजीत, जिसमें गुग्गुल, जिसमें लहसुन, प्याज का मैंने टेस्ट नहीं किया, हो सकता है प्याज में भी होगा पक्का, इसमें स्टीराइड होता है। और इसीलिए और हल्दी में तो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी पीक आती है जो केमिकल वाला स्टीराइड होता है ना, उसमें जैसी पीक आती है ना, डालते ही लैब के अंदर ऐसी पीक आती है। मैं खुद रहा पूरे दिन भर लैब में, सारे दिन भर यही कर्मकांड चलता रहा। मैंने कहा देखो ये है क्या मामला, नहीं तो कल को कोई आरोप लगाए तो अपने को पता तो होना चाहिए ना। लेकिन नेचुरल स्टीराइड में और केमिकल से वाला जो स्टीराइड होता है उसमें अंतर ये होता है कि केमिकल वाला स्टीराइड हड्डियों को कमज़ोर करता है, डायबिटीज़ कर देता है लंबे समय तक लो तो। लेकिन ये जो नेचुरल स्टीराइड है ये हड्डियों को मजबूत करता है और डायबिटीज़ हो जाए तो उसको ठीक करता है। अच्छा, डायबिटीज़ क्या मीठा खाने से होती है? डायबिटीज़ होने के बाद मीठा खाने से शुगर बढ़ती है। डायबिटीज़ मीठा खाने से नहीं होती ना, माने जब तक किसी को डायबिटीज़ नहीं है तब तक मीठा खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस। तो डायबिटीज़ होती किससे? डायबिटीज़ होती है तीखी चीज़ें खाने से। डायबिटीज़ होती है एलोपैथी की लगातार दवा खाने से। डायबिटीज़ होती है तनाव से। जब तनाव में रहते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं ना, तो उससे जो शरीर के अंदर जो पॉइजन निकलता है ना, स्ट्रेस हार्मोन्स, ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव क्या हमारे शरीर में? एक तो है लीवर, एक है पेनक्रियाज, फिर उसके बाद है किडनी, फिर उसके बाद आते। तो जितना भी स्ट्रेस है, तीखी चीज़ें हैं, एलोपैथी की दवाइयाँ हैं, ये सबसे ज़्यादा असर किसके ऊपर करती हैं? सबसे पहले असर करती हैं एलोपैथी की दवाइयाँ पेनक्रियाज पर। तो आजकल जो नए लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है, ना माँ को डायबिटीज़, ना बापू को डायबिटीज़, ना दादा दादी, 7 पीढ़ियों को डायबिटीज़ नहीं है, और बच्चों को डायबिटीज़ हो रहा है। क्यों? एलोपैथी की दवा लगातार खाने से। डायबिटीज़ का कारण बता दे रहा हूँ, बीपी, शुगर, यही तो बड़ी बीमारियाँ हैं। बीपी, शुगर, अर्थराइटिस, अस्थमा, वात, पित्त, कफ रोग, फिर उसके बाद में ब्लड प्रेशर, शुगर, फिर मोटापा और फिर स्ट्रेस। यही तो 7 बीमारियाँ बड़ी हैं। खैर, तो डायबिटीज़ का कारण कोई पूछे ना आपसे, डायबिटीज़ का क्यों हो गई मेरे को, तो बोले डायबिटीज़ होने के, डायबिटीज़ जो है कोई खान पान, सामान्य रूप से खान पान से नहीं होती है। डायबिटीज़ का जो बड़ा कारण है वो है एलोपैथी की दवाइयाँ। डायबिटीज़ का बड़ा कारण है स्ट्रेस और गुस्सा, रिएक्शन। ये जो बहुत गुस्सा करते हैं ना, बात बात में झड़प रहती है, तो ज़्यादा गुस्सा करने से, ज़्यादा तनाव में रहने से, एलोपैथी की दवाइयाँ खाने से, और ज़्यादा तीखी चीज़ें खाने से। लोग मीठी चीज़ें खाने से कहते हैं, मीठी चीज़ खाने से शुगर नहीं होती, तीखी चीज़ खाने से शुगर होती है। जो बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा तीखी चीज़ें खाते हैं, तीखी चीज़ें जो हमारे सबसे पहले पेनक्रियाज पर, उसके बाद हमारे लीवर पर, उसके बाद हमारी आंतों पर, फिर किडनी पर, और फिर स्किन आदि चीज़ों पर असर करती हैं तीखी चीज़ें। खैर, तो मैं जोड़ों के दर्द के लिए आपको दवाई बता रहा था, फिर एक के बाद दूसरी चीज़ें सहयोगी भी साथ साथ में बता दे रहा हूँ। तो ब्लड प्रेशर के लिए तो आपको मुक्तावटी और लौकी का जूस और अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम, पानी का की मात्रा पूरी सेवन करना। शुगर के लिए मधुनाशिनी और खीरा, करेला, टमाटर आदि का जूस, और बाकी प्राणायाम, कपालभाति, मंडूकासन, और मोटापा के लिए अभी बताएंगे। तो अर्थराइटिस के लिए हमारा चल रहा था, तो अर्थराइटिस के लिए औषधियों में, अब गोडों में दर्द हो रहा, मैं कह रहा था बुढ़िया माता आई तो आपने उसको चंद्र प्रभावटी बताई और योगराज गुगुल दे दिया, और साथ में जो है ज़्यादा ही दर्द था तो आपने शिलाजीत दे दिया। शिलाजीत रसायन सबसे अच्छा है। शिलाजीत रसायन दे सकते हैं, अश्वशिला भी दे सकते हैं। अश्वशिला जो है हड्डियों को, मैं एक तो कह रहा था हड्डियों में दर्द होता है, एक होता है मसल्स में दर्द, एक होता है नस नाड़ियों में दर्द। ये 3 ही तरह के दर्द ज़्यादा होते हैं।
अब 80 प्रकार की बात रोको, उस तरह से नहीं समझोगे, मैं आपको सामान्य रूप से समझा रहा हूँ। तो इसमें ये दो ओझे, आपने उसको कहा कि माता जी कपाल भाती करना, वो कहेगी बाप बेटा दर्द तो मेरे गोड्डे में, तो कपाल भाती मेरे पेट में थोड़ी गड़बड़ है। तो पेट में तो गड़बड़ नहीं, लेकिन आपके गोड्डा घिसा है, तो इसमें क्या चाहिए, एक तो कार्टिलेज बनने चाहिए। तो कार्टिलेज किससे बनेंगे, प्रोटीन से। हड्डी किससे मजबूत होगी, कैल्शियम से। खून भी कम हो जाता है ज़्यादातर आर्थराइटिस के पेशेंट्स को। आप देखें, 2 लोगों को हीमोग्लोबिन बहुत डाउन जाता है, एक तो किडनी के पेशेंट का और दूसरा आर्थराइटिस के पेशेंट का। तो उसको बोलो माता जी खून का दौरा अच्छा होगा, कपाल भाती करेगी तो। दूसरा, कपाल भाती करने से प्रोटीन और कैल्शियम ये पूरा मिलना चाहिए। प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, ये तीनों पूरे मिलेंगे तो आपका कार्टिलेज पूरा बन जाएगा। तो घिसे हुए कार्टिलेज दोबारा आ जाते हैं। अभी मैं अमेरिका गया तो अनिमेश गोयनका जी, उनकी जो पत्नी है अनुपमा, तो जो है बोली बाबा जी मेरी माँ की उम्र 80 साल के आसपास हो गई, चलना फिरना मुश्किल था, डॉक्टर ने बोल दिया था घुटने चेंज कर दो। बोले माँ को आपके ऊपर बड़ा फेद था, आप ये साधारण जो औषधियाँ बताते हैं वो सेवन की, वातारी चूर्ण ले लिया, चंद्र प्रभावटी ले ली, और ऐसे ही कोई योगराज गुगुल आदि शिलाजीत रसायन आदि ले लिया, और एलोवेरा जूस पीती रही, लगातार कपाल भाती करती रही। और करीब 1 साल के बाद में जब दोबारा डॉक्टर के पास गई तो सारे टेस्ट किए, तो बोले माता जी तो दोबारा तेरे सारे टेस्ट ऐसे आ रहे जैसे 18 साल की लड़की के आते। ये है प्राणायाम का फायदा। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, बॉडी के टेस्ट हम जब कराते हैं तो क्या उसमें पता लगता है कि हमारे जो है कैल्शियम हमारे शरीर में पूरा है कि नहीं है, आयरन बॉडी में पूरा है कि नहीं है, सारे जो है ग्लूकोज की मात्रा कैसी है, हीमोग्लोबिन कैसा है, टीएलसी, डीएलसी, डब्ल्यूबीसी कैसे हैं, प्लेटलेट्स कैसे हैं, आपका जो है ये कोलेस्ट्रॉल कैसा है, फिर ये क्रेटिनिन लेवल कैसा है। क्रेटिनिन लेवल कपालभाति से, अब मैं कह रहा था ना क्योर करते हैं हम। क्रेटिनिन लेवल जिनका 4-6 तक बढ़ा हुआ होता है तो उनको तो बोलते हैं हम 100% ठीक कर देते हैं। उसको वृक्क दोषर क्वाद देते हैं, सर्वकल्प क्वाद देते हैं, चंद्र प्रभावटी देते हैं, पुनर्नवादी मंडूर देते हैं, गोक्षरादि गुग्गुल दे देते हैं। गोक्षरादि गुग्गुल, चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादी मंडूर दे दिया, सर्वकल्प क्वाथ और वृक्क दोषर क्वाद दे दिया, कपालभाति करवा दिया। ये 0.5 से लेकर के 1.5 रहना चाहिए। एक तक होता है तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे हमने तो अपना देखा 0.5 रहता है हमारा क्रिएटिनिन लेवल। अब क्रिएटिनिन लेवल कपालभाति से क्योर हो जाता है। क्योर होने का मतलब वो 4-5 भी बढ़ गया है तो वापस 1-1.5 पर आ जाता है। 1-1.5 तक रहे तो दिक्कत नहीं, 1-1.5 से ज़्यादा बढ़ गया तो फिर किडनी खराब होनी शुरू हो जाती है, किडनी डैमेज होनी शुरू हो जाती है। फिर आर्टिफिशियली ब्लड को प्योरीफिकेशन करना पड़ता है। तो मैंने बताया हड्डी कमज़ोर है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो क्या कराना, कपालभाति। कपालभाति से क्या होगा, घिसे हुए कार्टिलेज वापस बनने लगेंगे। प्रोटीन से बनते हैं। तो अच्छा, तो इसलिए क्या पिलाना, हम आयुर्वेद में जो भी जोड़ों के दर्द की दवाई देते हैं किसके साथ देते हैं, दूध के साथ देते हैं। दूध में क्या होता है, प्रोटीन। दूध में क्या होता है, कैल्शियम। दूध में जितने भी जो है न्यूट्रिएंट्स सही हैं वो पूरे होते हैं। इसलिए दूध के साथ गोली देते हैं हम लोग कि दूध के साथ चंद्र प्रभावटी लेना, दूध के साथ हल्दी लेना, दूध के साथ शिलाजीत लेना, दूध के साथ ये गुग्गल लेना, ये इसलिए देते हैं। तो दूध पिलाओ, कपालभाति कराओ तो घिसे हुए कार्टिलेज वापस आ जाएंगे। ये है फायदा ऐसा। तो अब ये अर्थराइटिस की करीब करीब जो है अस्थि शिशिरता, अर्दित, आमवात,
गठिया, किसी भी तरह से पक्षाघात, असाध्य पक्षाघात, पक्षाघात में चंद्र प्रभावटी, त्रयोदशांग गुग्गुल, शिलाजीत रसायन, ये 3 चीज़ें तो देते ही देते हैं हम। अश्वशिला देते हैं बल्कि उसमें, क्योंकि जब पक्षाघात हो जाता है ना तो ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा होना चाहिए और मसल्स को, नस नाड़ियों को ताकत भी मिलनी चाहिए, तो अश्वगंधा से मिल जाती है। तो अश्वशिला, चंद्रप्रभा, त्रयोदशांग। और खाली पेट उसको मेधावटी भी देते हैं क्योंकि उसके मस्तिष्क की नस नाड़ियों पर असर पड़ जाता है। तो मेधावटी, मेधावटी से मस्तिष्क की नस नाड़ियों को ताकत मिल जाएगी। जब भी पक्षाघात होता है तो कोई क्लोट जमता है और उससे अंदर नस नाड़ियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं। आजकल स्टेम सेल थेरेपी होती है, होने लग गई है। तो कपालभाति और अनुलोम विलोम से एक्स्ट्रा स्टेम सेल्स जनरेट हो जाते हैं हमारे, अब अपने आप पैदा हो जाते हैं, एक्स्ट्रा स्टेम सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो डीजनरेट हुए सेल्स को रीजनरेट कर देते हैं। इसलिए कपालभाति के साथ, कपालभाति सामान्य वात रोगों में नाड़ीगत और स्नायुगत वात, और जब पैरालिसिस जैसा हो जाता है, अर्दित लकवा जैसा हो जाता है, ऐसी अवस्था में अनुलोम विलोम भी जरूरी है, जो नस नाड़ियों को और जो स्नायुओं को ठीक करता है। ये तो हो गई आपकी वात रोगों की चिकित्सा, मैंने विस्तार से बता दिया है। गाउट भी है तो भी, ऑस्टियोपेनिया तो भी, अर्थराइटिस है तो भी, किसी भी प्रकार का वात से संबंधित रोग है उसको मूल रूप से बता दिया। मैं आपको एक बात, साधारण बात बताता हूँ। कोई गरीब आदमी आए तो उसको कोई महंगी दवाई मत लिखना। ये जो वातारी चूर्ण है इसमें सारी औषधियाँ हैं जो भी वात रोगों के लिए उपयुक्त है। ये वातारी चूर्ण, मैं कहूँगा 90% रोग तो इसी से दूर हो जाएगा। और गांव के आदमी को तो कोई महंगी दवाई लिखना ही मत। मैंने लाखों लोगों का अर्थराइटिस खाली वातारी चूर्ण से ठीक किया है, ये इतना ज़बरदस्त है। तो इसके अंदर कुटकी भी है, इसके अंदर मेथी भी है, इसके अंदर जो है सौंठ भी है, इसके अंदर विधारा भी है, जो वात रोगों के लिए। अब हल्दी, मेथी, सौंठ ये घरेलू। अश्वगंधा, अश्वगंधा बहुत अच्छी होती है। जिनकी हड्डियों की कमजोरी, स्नायुगत वात, अस्थिगत वात, अस्थिगत वात, स्नायुगत वात, नाड़ीगत वात, सभी में ही अश्वगंधा बहुत अच्छा फायदा करती है। कोई भी, अब जैसे आपने देखा कि कई प्रकार की औषधि आपने प्रयोग कर ली तो, और किसी किसी को ना अर्थराइटिस के कारण से शरीर भी बहुत दुर्बल हो जाता है, तो अश्वगंधा उसको भी ठीक कर देता है। शतावर जो है वो हमने देखा है, ये जो गाउट होता है इसमें लाभ करता है शतावर। और एक होती है, हम लोग कम प्रयोग करते हैं, यूनानी वाले बहुत प्रयोग करते हैं, सुरंजान मीठी। सुरंजान मीठी, मीठी सुरंजान, ये सिंघाड़े जैसी होती है देखने में, सिंघाड़े जैसे इसके होते हैं, फल जैसे होते हैं। इसको पाउडर करके खिलाते हैं। ये ज़्यादा खाने से तो नुकसान करती है, जैसे कुछ चीज़ें ज़्यादा मात्रा में नहीं ली जाती, जैसे इंद्रायण की जड़, जैसे कुचला, जैसे वत्सनाभ, जैसे कुटकी, और वैसे ही सुरंजान। सुरंजान से तो एलोपैथी में अभी पेन किलर्स बन रहे हैं ना, जो एलोपैथी में, उसमें जो अर्थराइटिस के लिए बहुत हाई पावर की दवाइयाँ बनती हैं तो उसमें सुरंजान का ही एक्सट्रैक्ट आदि निकाल करके बनाते हैं। सुरंजान दर्द के लिए सबसे बेहतर है, लेकिन इसकी मात्रा 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 ग्राम तो बहुत हो गई, इससे ज़्यादा ये फिर जो है ये हानिकारक हो जाता है। सुरंजान, ये सुरंजान जो है ना, ये इतनी अच्छी चीज़ है, इसको भी हम सुरंजान पाउडर उपलब्ध करवाएंगे। मीठी सुरंजान
किसी को किसी भी दर्द में किसी भी चीज़ से फ़ायदा नहीं हो रहा हो तो उसको सुरंजान दे दो। पेन किलर की बात कर रहा हूँ मैं, आयुर्वेदिक पेन किलर। एलोपैथी वाले तो पेन किलर में और आयुर्वेद वाले में अंतर है। जिन कारणों से पेन होता है तो हम यूरिक एसिड को कम करते हैं, ESR को कम करते हैं, आर्थराइटिस को आर इफेक्ट को कम करते हैं, ASO को नॉर्मलाइज करते हैं, तो दर्द दूर करते हैं। और वो कैसे दर्द दूर करते हैं? जो दर्द को अनुभव करने वाले एंजाइम्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो वो पेन किलर तो एक तरह से जो है बेहोशी वाला काम हो गया, शून्यता वाला काम हो गया। दर्द तो है अंदर, इन्फेक्शन तो है, दर्द अपने आप में कोई दवाई नहीं है। दर्द एक इंडिकेशन है कि अंदर आपको कोई इन्फेक्शन है। ये तो यहाँ दर्द है तो इसका मतलब आपका कार्टिलेज घिस रहा है, आपका आर इफेक्ट बढ़ गया है, आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है, उसको ठीक कर लो। दांत में दर्द है तो आपके दांत के अंदर की हड्डी गल गई है, उसको ठीक कर लो। कहीं पर भी दर्द है, कहीं अंदर मसल में दर्द है तो आपके मसल्स को अंदर से कोई चोट चाट लगी, उसको ठीक कर लो। दर्द एक इंडिकेटर होता है। लेकिन ये जो दर्द दूर होते हैं, मैंने कहा सुरंजान मीठी सबसे अच्छा पेन किलर है, शिलाजीत सबसे अच्छा पेन किलर है। शिलाजीत से पेन दूर होता है, अर्थात ये पेन किलर हैं आयुर्वेद के। सामान्य दर्द, अब जैसे आपके मसल्स पेन कर रहे हैं तो क्या देंगे? मांसपेशियों में दर्द है, हड्डियों में दर्द नहीं, आर्थराइटिस नहीं, आपने ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, थक गए, चोट लग गई कि ऐसे किसी चीज़ से। अब यहाँ जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे कोई चोट लग जाए मेरे शरीर में तो क्या करेंगे? दूध में क्या पिलाते हैं? हल्दी। दूध में हल्दी दे दो और शिलाजीत दे दो, तो किसी भी तरह का पेन है, या अश्वगंधा दे दो या सुरंजान दे दो। अश्वगंधा, सुरंजान ये आपके नेचुरल स्टीरॉइड है। और फिर इसमें एक और होता है स्टीरॉइड। पेन किलर सबसे अच्छा होता है